सर्वोच्च न्यायालय के सहयोगी न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, आपके बार के मेंबर हमारे अनुज न्यायमूर्ति विक्रमनाथ जी, न्यायमूर्ति महेश्वरी जी, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल जी, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा जी, भारत सरकार के विधि एवं न्याय राज्य मंत्री हमारे बड़े भाई अर्जुन राम मेघवाल जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनके बारे में विक्रमनाथ जी ने काफी कुछ कहा, वो हमारे मित्र श्री अरुण बंसाली जी, हमारे बड़े भाई विनीत सरन जी, कृष्ण मुरारी जी, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायपति जो हमारे मुंबई उच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायमूर्ति थे, वो सम्माननीय जस्टिस डी.के. उपाध्याय जी, हमारी भाभिया आदरणीय यतीन्द्र सिंह जी, जो हमारा पड़ोसी नागपुर का जो छत्तीसगढ़ राज्य था वहाँ के मुख्य न्यायाधिपति थे। इस भवन के निर्माण में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा जी, उच्च न्यायालय के सर्व सम्माननीय न्यायाधिपति, यहाँ उपस्थित आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसद, भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर में एक अतिशय भारत के लिए गौरवशाली काम किया, वो हमारे आर्मी के सर्व सम्माननीय अधिकारी वर्ग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफ उत्तर प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष शिव कुमार गौड़ जी, महाधिवक्ता श्री अजय कुमार मिश्रा जी, इलाहाबाद अधिवक्ता संघ के सम्माननीय अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी जी, सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल तथा अन्य अधिकारीगण, विविध बार एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा मेरे वकील मित्र भाई और बहनों, आप सबको इस प्रयागराज की भूमि में सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मुझे आनंद है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायपति होने के बाद में जो पहला ऑफिशियल प्रोग्राम में आ रहा हूं वो प्रयागराज की भूमि में करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। इसके लिए मैं खुद को गौरवान्वित समझता हूं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज में अभी कुछ महीने पहले मैं आया था, उसके पहले आने का मौका मिला नहीं, परंतु प्रयागराज से हमारा बहुत नजदीक का रिश्ता रहा है। जब मैं 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति करके आया तो सबसे पहले हमारी मित्रता हमारे बड़े भाई विनीत सरन जी से हुए, उनसे पारिवारिक संबंध हुए। कुछ महीनों के बाद में कृष्ण मुरारी भाई भी वहां पहुंच गए और एक हमारा परिवार के जैसा रिश्ता रहा है। कुछ समय बाद विक्रमनाथ जी भी आए और 7 महीने हमने बेंच पे काम किया और उस समय कहा जाता था कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट में वो हमारे दोनों का था। अभी अभी मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबादी भूमि पावरफुल लोगों की है।
योगी जी तो पावरफुल है ही, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। कुछ बातें आज कहना नहीं चाहूंगा, 24 नवंबर के बाद बोलूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने सर्वोच्च न्यायालय का न्यायपति वो मुख्य न्यायाधीश होने के बाद उन्होंने तुरंत निमंत्रण दिया और मैंने तुरंत स्वीकारा। एक 1.5 साल के पहले बॉम्बे में एक फंक्शन हुआ था, विनीत भाई भी थे, मुरारी भैया भी थे, तो उन्होंने उस समय कहा था कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ कहूंगा नहीं। पर आज उन्होंने सच नहीं बोला। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के पहले ही उन्होंने बोला था कि आप 14 तारीख को शपथ लेंगे, उसके बाद में पहला ऑफिशियल प्रोग्राम आपको प्रयागराज में मेरे हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग नई बन रही है उसके उद्घाटन के लिए आना पड़ेगा। और नहीं बोलने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। 30 तारीख के पहले कॉलेजियम कराना था। तो इस आज अवसर पर आके मुझे बहुत खुशी हो रही। आज संयोगवश अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने 300 साल पहले भारत में एक सामाजिक न्याय की भावना से महत्वपूर्ण कार्य किया, उनकी जयंती के अवसर पर आज इस भवन का उद्घाटन हो रहा है। ये हमें हमारे सबके लिए एक गौरवशाली बात है। विक्रम भाई ने कहा कि इलाहाबाद बार बहुत डिसिप्लिन बार है, हर एक को अपने अपने बार के बारे में गौरव रहता ही है, मुझे भी है। मेरा जो नागपुर बार है वो वन ऑफ द बेस्ट बार है। तिवारी जी को हम मिल चुके 2-3 महीने के पहले। आजकल यूट्यूब यूट्यूब पे देखने का समय नहीं मिलता, मगर उस समय तिवारी जी के जो यूट्यूब पे बाइट्स आते थे वो भी देखने को मिले हैं। आज अच्छे वो टाई सूट सूट वगैरह पहन के आए हैं। कार्यक्रम की गरिमा रखने में आज उन्होंने अच्छा। मैं विक्रमनाथ जी से उनको डिसेंड करने की मुझे ताकत नहीं है, तो इसके लिए मैं भी एंडोर्स करता हूँ कि इलाहाबाद बार है, बहुत ही डिसिप्लिन बार है। प्रयागराज की जो भूमि है, उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो एक गरिमाई ऐसा इतिहास रहा हुआ है। इसी भूमि में और विधि क्षेत्र में तो इलाहाबाद का नाम स्वर्णाक्षर में लिखा जाता है। जो स्वतंत्रता के पूर्व प्रिवी काउंसिल के जमाने में भी जो देश के चंद वकील सबसे अच्छे वकील गिने जाते थे, उनमें मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, सैयद मिर्जा हसन रिजवी, ऐसे अनेक कानूनी विद्वानों का नाम लिया जाता है। उसी प्रकार के भारत का जो हिंदी साहित्य है उसमें भी प्रयागराज के काफी दिग्गज जैसे महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अकबर इलाहाबादी, धर्मवीर भारती, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनको भी जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान को पूरा देश मानता है। उन्होंने जो देश के लिए बलिदान दिया था, देश के स्वतंत्रता के लिए, देश हमारा सदैव उनके लिए ऋणी रहेगा। आज मुझे इस बात का भी आनंद है कि भारत के संविधान को 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद में भारत का संविधान का अमृत महोत्सव पूर्ण होने के बाद में जो हमारी
आगे कुछ हो रही है, इस संविधान को 100 वर्ष पूरे होने की दृष्टि से हमारा जो जर्नी चल रहा है, उस साल में मुझे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होने की जो संधि मिले, उसके लिए मैं खुद को गौरव समझता हूँ। जैसा कि मेघवाल जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने जी भी कहा कि हमारा संविधान जो है वो ऐसा संविधान है कि जिस संविधान ने हमारे देश को 75 वर्ष की कालखंड में एक प्रगति की ओर, एक मजबूती की ओर जर्नी किया हुआ है। जब संविधान बन रहा था और उसका फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा गया था, तब बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। कुछ लोग बोलते थे कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू मच फेडरल, कुछ लोग बोलते थे द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू मच यूनिटरी। तो बाबा साहब ने जवाब दिया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर wholly federal, neither wholly unitary. But one thing I can tell you, that we are given a constitution which will keep India united and strong both in times of peace and war. आज हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू के जो इटली के जो देश है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनमें क्या परिस्थितियां है, और भारत आज 75 वर्ष के बाद प्रगति की ओर तो जर्नी कर ही रहा है। पर जब जब भी देश के ऊपर संकट आए, उस समय एक मजबूत और यूनाइटेड ऐसा देश रहा हुआ है, और इसका श्रेय अगर किसे देना चाहिए तो भारतीय संविधान को ही देना होगा। आज इस भव्य दिव्य इमारत का हम उद्घाटन करके देश के नागरिकों के प्रति समर्पण कर रहे। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधिपति, सभी न्यायमूर्ति भाई बहन और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील संघ के सभी सदस्यों का अभिनंदन करना चाहूंगा कि पूरे देश के वकील संघों को एक जेलसी आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, ऐसी भव्य दिव्य इमारत आप सबको मिली है। मैं काफी देश में काफी घूमता रहता हूँ, बाहर भी घूमता रहता हूँ, और मेरे नॉलेज में इतनी बड़ी इमारत जो वकीलों के लिए, अधिवक्ता के लिए इतनी बड़ी फैसिलिटीज दे रही है। 2300 के ऊपर चैम्बर है, 2300 के ऊपर 4 पहिया वाहनों का पार्किंग है, 1600 के ऊपर 2 पहिया टू व्हीलर्स का पार्किंग है। इतनी बड़ी इमारत, इतनी सुविधा युक्त इमारत मेरे नॉलेज में पूरे वर्ल्ड में भी नहीं होगी, और इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहूंगा। खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस प्रति मैं अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इतने बड़े मात्रा में उन्होंने फंड्स अवेलेबल किए। हरदम कहा जाता है कि जुडिशरी हैज नाइदर द पावर ऑफ स्वॉर्ड, नाइदर द पावर ऑफ मनी, द पावर ऑफ पर्स, और जब तक एग्जीक्यूटिव फंड्स देती नहीं, तब तक इतने बड़े इमारत का निर्माण हो नहीं सकता। और इसी के साथ में शासन ने और उच्च न्यायालय ने सिर्फ जजेस का ही नहीं, सिर्फ न्यायमूर्ति का ही नहीं, सिर्फ वकीलों का ही नहीं, पर उसी समय जो वादकारी है, जिनके लिए हम कार्य करते हैं, उनका भी ख्याल रखा है। ये काफी हर्ष की बात है। अभी हमें बताया गया कि बाजू का जो भूखंड है, वहां पे नजदीकी पीरियड में एक बड़ा निर्माण होगा, जिससे जो वादकारी यहाँ आते हैं, आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी तक जो आते थे तो उनको दिन में चांद तारे दिखते थे, उनके लिए भी बड़ी सुविधा निर्माण करना। उसमें फिर जो विकलांग है, जो डिफरेंटली एबल्ड है, जो महिलाएं हैं,
जो अपने बच्चों के साथ आती है उनके लिए क्रेच करना वगैरह, ये सब बातें दिखाई देती है कि हम सिर्फ कार्य करते हैं तो वकीलों के लिए या न्यायमूर्ति के लिए नहीं, तो इस देश का जो नागरिक है, जो इस देश का नागरिक न्यायपालिका में उसके ऊपर जो अन्याय हुआ है वो अन्याय दूर करने के लिए आता है, उसका भी ख्याल किया जाता है। खास करके मैं इलाहाबाद के उच्च न्यायालयों का भी जिक्र करना चाहूंगा। 12-12 बंगले उन्होंने बलिदान दिया, सैक्रिफाइस किया। नहीं तो झगड़े होते रहते हैं कि हम एक भी, हमारे पास अभी आते रहते हैं विषय कि बाहर बाहर के लोगों को कम सुविधा दी जाती है, बाहर के लोगों को जगह कम है, मगर बाहर के लिए 12 बंगला छोड़ देना ये कुछ छोटी बात नहीं है। इसके लिए मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उनके सभी वकीलों का अभिनंदन करना चाहूंगा। आज इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी घोषित किया है कि जनपदों में भी एकीकृत कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे, जिसके तहत न्यायालयीन इमारत, उसी के साथ में पक्षकारों के लिए, वादकारियों के लिए, वकीलों के लिए और न्यायमूर्ति के लिए निवास, ये सभी सुविधा एक जगह पे दी जाएगी। आज हमने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काउंटर, उसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस का जो काउंटर लगा है उसका भी उद्घाटन किया है। ये सुविधाएं आप सबको आपका काम अच्छा करने के लिए उपयुक्त होगी। ऐसी सब सुविधाएं सूर्यकांत जी ने हमारे डिमांड की थी कि जो हमारी ट्रायल जुडिशरी है उनके लिए भी ध्यान दिया चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसका जवाब दे दिया और बताया कि किस तरह से वो हर जनपद में न्यायालयों के लिए, वकीलों के लिए और वादकारियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराने वाले हैं। आज हम संविधान के 75 वर्ष पूरे करके हमारा जो सेंचुरी है, जो शतक महोत्सव होगा 25 साल के बाद भारत के संविधान का, उसके ऊपर आगे बढ़ रहे। इस अवसर पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारतीय संविधान का अंतिम ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा, उस समय उन्होंने जो भाषण दिया, जो डिबेट हुआ था, वो डिबेट को जो रिप्लाई दिया, वो हमारी दिशा को, हमारे देश को एक दिशा देने वाला एक संबोधन था। उन्होंने उस समय कहा था कि आज हम वन वोट, वन पर्सन, वन वोट और वन वैल्यू, इसके तहत इस देश में पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल समानता तो ला रहे, बट व्हाट अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, व्हाट अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। बाबा साहब ने कहा था कि ऑन अ सोशल प्लेन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 4 कंपार्टमेंट्स and such compartments which are so tight that one cannot travel from one compartment to another compartment. And on an economic plane, we have the entire wealth of the country concentrated in few hands, wherein millions of people are living in abject poverty. और उन्होंने उस समय एक वार्निंग दी थी कि जब तक हम इस सामाजिक और आर्थिक असमानताएं दूर नहीं करेंगे, तब तक इस देश में सही मायने से जो लोकशाही है, जो जनतंत्र है, उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। और आज देखते हैं हम कि जो हमारा 75 साल का जर्नी रहा, 75 ईयर्स का जर्नी, उसमें हमारी विधिपालिका रहे, जो भारत का पार्लियामेंट है, जो राज्य के विधिमंडल, विधानसभा है, विधान परिषद है,
जो कार्यपालिका है, जिसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, या जो न्यायपालिका है, उन्होंने भारत में राजकीय समानता के साथ सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के लिए बड़ा योगदान दिया है। काफी ऐसे कानून किए गए कि जो जमींदार थे उनकी जमीन लेके जो लैंडलेस थे उनको दी गई, जो जमीन में खेती करते थे टेनेंट्स थे उनको जमीन का मालक बनाया गया। ऐसे अनेक कानून है कि जिनमें जो इस देश का वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास, उसके हित में कार्य किए गए। और जब जब इन कानूनों को चैलेंज किया गया तो 73 के पहले सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू था वो ये था कि फंडामेंटल राइट जब जब कभी हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, मार्गदर्शक दिशा है, उनमें जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो फंडामेंटल राइट्स will prevail upon the directive principle, and the directive principles will have to give away to the fundamental rights. पर हम देखते हैं कि 1973 में जब केशवानंद भारती का 13 जजेस का जजमेंट आया, तो बेसिकली जाना जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, अमेंडिंग पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 6 जजेस ने व्यू लिया कि अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन आर अनलिमिटेड। दूसरे 6 जजेस ने व्यू लिया कि द अमेंडिंग पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड। परंतु जो 13वें जज थे, जस्टिस HR खन्ना, उन्होंने व्यू लिया कि पार्लियामेंट हैज अ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर दैट इट कैन ऑल्सो अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, बट इट डज नॉट हैव पावर टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम देखते हैं कि अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर 6 जज एक बाजू में, 6 जज दूसरे बाजू में, और जो इन जस्टिस खन्ना का व्यू था उसे हम आज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को 13 जजेस का व्यू मानते हैं। और उस जजमेंट एक अन्य कारण के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो उसके पहले जो कॉन्फ्लिक्ट था डायरेक्ट प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स, उसको विराम दिया गया और 13 जजेस ने व्यू लिया कि डायरेक्ट प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स टुगेदर only are the soul of the constitution. They are like two wheels of the golden chariot of the constitution. You span one wheel, the efficacy of the other wheel comes to a standstill and the entire chariot comes to a standstill. दोनों समान है, दोनों एक जो सुवर्ण रथ है भारतीय संविधान का, उसके दो पहियों के जैसे है। एक को आप रुकाओ तो पूरा जो रथ है वो पूरा रुक जाएगा। और इस 73 के बाद में हमारी वो जजमेंट को 2 साल पहले 50 साल पूरे हो गए। आज भी इस देश के संविधान का जो जर्नी हुआ उसके सबसे बड़ा माइलस्टोन आज हम केशवानंद भारती को मानते हैं। और उस साथ इस देश का जो आखिरी नागरिक है, द सिटीजन हु इज इन नीड ऑफ जस्टिस, द सिटीजन हु इज डिप्राइव्ड ऑफ जस्टिस, उस तक पहुंचना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। वो न्यायपालिका रहे या कार्यपालिका रहे या विधिपालिका रहे। तो इस अवसर पर मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि मैं हरदम कहता हूं कि बार एंड बेंच आर लाइक टू साइड्स ऑफ वन कॉइन। जब तक बार और बेंच साथ में काम नहीं करते तब तक ये न्याय का रथ जो है उसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है देश के सभी नागरिकों, देश के सभी हाईकोर्टों के लिए, जिसको हम रोल मॉडल बोल सकते, वैसा दिया है। बेंच ने, जजेस ने 12 बंगलों
को सरेंडर करके इतनी बड़ी इमारत अपने वकील भाइयों को सुविधा के लिए दी है। इसके लिए मैं न्यायमूर्ति जो थे उस समय के, विक्रम भाई ने बताया कि कैसे कैसे बंगले खाली करने पड़े, वो तो माहिर है सब चीजों में। कुछ बातें उनके बारे में बाद में कहूंगा, 6 महीने के बाद में। नहीं नहीं, अच्छा, सितंबर 2027 के बाद में बताएंगे, लिख भी लेंगे अगर मौका आया तो इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी तथा उनके शासन का अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने बड़ी संख्या में फंड्स दिए, जिस फंड्स के वजह से इतनी बड़ी इमारत आप सबको प्राप्त हुई। इस इमारत से आप सबको, इस देश के आखिरी के नागरिक को कम से कम खर्चे में और कम से कम समय में न्याय देने के लिए प्रयास होगा, ऐसी आशा व्यक्त करते हुए पुनश्च आपका अभिनंदन करता हूं और मेरे वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद।